हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल यूपीएससी इन्फो 24 में स्वागत है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है पीजीटी हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट 146 है। तो अगर आप टीजीटी, पीजीटी, अल्टीग्रेड, जीआईसी और असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं हिस्ट्री सब्जेक्ट से, तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो के अंत तक बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल पर दोस्त नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला नंबर क्वेश्चन, जो 11 नंबर से शुरू हो रहा है। क्वेश्चन ए आपका जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2020 में पूछा गया है। कर्ण निम्नलिखित शासकों पर विचार कीजिए तथा उन्हें कालानुसार व्यवस्थित कीजिए। जो कर्ण के शासक हैं उसमें सबसे पहले कौन आए, उसके बाद किसने शासन किया, ये आपको बताना है। तो इसमें आपको मिलान करना है। तो ऑप्शन आपका जो इसमें है बी आपका सही है, तो बी आंसर कर लेंगे। बी देखेंगे, बी वाला आपका सही है, क्योंकि जो वासुदेव है वो कर्ण वंश का संस्थापक है, तो ये पहला ही हो जाएगा। वैसे ये सब में दिया है। इसके बाद आपका भूमिपुत्र आ जाएगा और इसके बाद नारायण आ जाएगा, फिर सुशर्मन आ जाएगा। तो इस तरह आप कर लेंगे, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं। कर्ण वंश में कुल 4 शासक हुए जिनका क्रम निम्नलिखित है: वासुदेव, भूमिमित्र, नारायण, सुशर्मा। कर्णवंशी शासकों ने 45 वर्षों तक शासन किया। वासुदेव इस वंश का संस्थापक था, जिसने अंतिम सुग नरेश देवभूति की हत्या कर सत्ता प्राप्त की थी। सुशर्मा इस वंश का अंतिम शासक था। तो कर्ण का अंतिम शासक कौन था? सुशर्मा था। और संस्थापक देखते हैं तो वासुदेव थे। वासुदेव ने सुंग नरेश जो देवभूति थे उसकी हत्या कर सत्ता प्राप्त की थी। और अंतिम आपका बात है, अंतिम ज़्यादा पूछता है, तो सुशर्मा इस वंश का अंतिम शासक था। और कर्ण वंश इसका अगर सुंग नरेश जो है देवभूति, वो सुंग के अंतिम शासक हो जाएंगे। और इसके बाद सुशर्मा इस वंश का अंतिम शासक था, जिसकी हत्या सातवाहन शासक सिमुक ने की थी। पुराणों में कर्ण वंशों के शासकों को सुंग भृत्य कहा गया है। पुराणों में जो कर्ण वंश के शासक है उनको सुंग भृत्य कहा गया है, इसको याद रखिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पीजीटी 2009 और पीजीटी 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। उस राजवंश का नाम क्या था जिसने हत्या कर सत्ता हथियाई और जिसका अंत भी हत्या द्वारा हुआ? चोल वंश, सुंग वंश, कुषाण वंश, गुप्त वंश। तो 12 का आंसर जाएगा आपका बी के साथ, 12 बी कर लेंगे, सुंग वंश। उस राजवंश का नाम क्या था जिसने हत्या कर सत्ता हथियाई और जिसका अंत भी हत्या द्वारा हुआ? तो वो वंश था सुंग वंश था। ऊपर आपने व्याख्या देखा था, थोड़ा सा और प्रकाश व्याख्या में डाल लेते हैं तो आपको अच्छा लगेगा। अंतिम मौर्य साम्राज्य बृहदत्त की हत्या उसके सेनापति पुष्पमित्र शुंग ने करके शुंग वंश की स्थापना की थी। पुष्पमित्र जो शुंग है उसकी हत्या किसने उसने शुंग वंश की स्थापना की, किसकी हत्या कर? बृहद्रथ। और बृहद्रथ जो है मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक था। बृहद्रथ की हत्या पुष्पमित्र शुंग के द्वारा किया गया था। और इसके बाद क्या है, शुंग वंश की स्थापना की गई थी। अंतिम शुंग शासक देवभूति के मंत्री वासुदेव ने इसकी हत्या करके 75 ईसा पूर्व में कर्ण वंश की नींव डाली थी। अभी हमने ऊपर जो कर्ण वंश के बारे में बताया था वही है। लेकिन अंततोगत्वा अंतिम कर्ण शासक सुशर्मन की हत्या 30 ईसा पूर्व में सिमुक ने कर दी और एक नवीन ब्राह्मण वंश आंध्र सातवाहन की नींव डाली। अन्य तथ्यों को देखते हैं तो दिव्यावदान में पुष्पमित्र शुंग का चित्रण बौद्ध धर्म के संहारक के रूप में किया गया है। दिव्यावदान में जो पुष्पमित्र शुंग है उसका चित्रण जो है बौद्ध धर्म के संहारक के रूप में किया गया है, विनाश करने के वाले के रूप में किया गया है। थेरावली की रचना 14वीं शताब्दी के जैन लेखक मेरुतुंग ने की। थेरावली की रचना 14वीं शताब्दी के जैन लेखक मेरुतुंग ने की। इस ग्रंथ में उज्जैनी के शासकों की वंशावली दी गई है। इसमें पुष्पमित्र का भी उल्लेख मिलता है। सातवाहनों ने
प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में भूमि दान की प्रथा प्रारंभ की। सातवाहनों ने प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में भूमि दान की प्रथा क्या की थी? प्रारंभ की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन है आपका, शुंग वंश का संस्थापक था। शुंग वंश का संस्थापक था कौन था? पुष्पमित्र, खारवेल, अग्निमित्र, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन था पुष्पमित्र शुंग का संस्थापक कौन था? तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? पुष्पमित्र। अरे शुंग वंश का संस्थापक कौन था? पुष्पमित्र शुंग था। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। 13 का ए कर लेंगे। तो आप देख रहे हैं कि आप कर्ण वंश, शुंग वंश, इन सब के बारे में आप पढ़ रहे हैं। व्याख्या देखते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं। व्याख्या में ऊपर हमने देखा था, अधोलिखित में कौन योग सूत्र के रचयिता हैं? योग सूत्र के रचयिता कौन है ये बताना है। पाणिनि, वशिष्ठ, पतंजलि, बौधायन। तो आंसर सी सही हो जाएगा। पतंजलि आपका आंसर जाएगा, सी कर लेंगे। पतंजलि जो है योग सूत्र के रचयिता थे, पतंजलि। ऑप्शन सी आपका सही है। व्याख्या देखते हैं, तो योग सूत्र योग दर्शन का मूल ग्रंथ है। जो योग सूत्र है यो योग दर्शन का मूल ग्रंथ है। इसके रचयिता पतंजलि ऋषि हैं। पाणिनि की रचना जो है अष्टाध्यायी। पतंजलि की रचना जो है वो योग सूत्र है या योग दर्शन कह सकते हैं। इसके रचयिता जो पतंजलि ऋषि हैं। और पाणिनि ने किस पुस्तक की रचना की है? तो अष्टाध्यायी की रचना की है। तो इन दोनों रचनाओं को आप नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 15 नंबर, महाभाष्य के रचनाकार हैं। महाभाष्य के रचनाकार हैं पाणिनि, कात्यायन, संध्याकर, नंदी, पतंजलि। महाभाष्य के जो रचनाकार है वो डी सही हो जाएगा। पतंजलि आपका आंसर हो जाएगा। महाभाष्य के रचनाकार कौन है? तो पतंजलि आंसर कर लेंगे। व्याख्या देख लेते हैं थोड़ा सा। महाभाष्य के रचनाकार पतंजलि थे। महाभाष्य के रचनाकार कौन थे? पतंजलि थे। यह पुष्पमित्र शुंग के पुरोहित थे। महाभाष्य से पता चलता है कि यवनों ने साकेत तथा मादिका को रौंद डाला। जो महाभाष्य से पता चलता है कि यवनों ने साकेत तथा मादिका को रौंद डाला। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों पर प्रकाश डालते हैं तो देखते हैं, अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? पाणिनि है। अष्टाध्यायी किसकी रचना है? तो पाणिनि की है। संध्याकर नंदी ने रामचरित तथा पद्मगुप्त ने नव साशांक चरित की रचना की है। संध्या नंदी की रचना क्या है? रामचरित है। और वहीं पे पद्मगुप्त की रचना क्या है? नव साशांक चरित है। ये याद रखिएगा। रामचरित से बंगाल के पाल के शासक, धर्म एवं तत्कालीन समाज का ज्ञान होता है। संध्याकर नंदी ने क्या किया है? रामचरित की रचना की है। और रामचरित जो रचना है उससे क्या है? बंगाल के जो पाल शासक हैं उसके शासन, उनसे उनके धर्म और तत्कालीन समाज का क्या है? उससे ज्ञान प्राप्त होता है रामचरित से। मनु ने क्या किया है? मनुस्मृति की रचना की है। मनु ने मनुस्मृति की रचना की है। महाकवि पंप ने विक्रमार्जुन विजय तथा रन्न ने गदा युद्ध की रचना की है। गदा युद्ध की रचना की है। महाकवि जो पंप है ने उन्होंने क्या किया है? विक्रमार्जुन विजय की रचना की है। विक्रमार्जुन जो विजय है उसकी रचना किसने की है? तो महाकवि पंप के द्वारा की गई है। वही रन्न ने गदा युद्ध की भी रचना की है। ये सब चीज़ें याद रखिएगा, पुरानी बातें हैं, प्राचीन इतिहास से संबंधित पढ़ रहे हैं आप। वाकपति के गैडवाहो तथा बिल्लर ने विक्रमांक देव चरित की रचना की है। जो गैडवाहो है, गौड़वहो जो रचना है, गौड़वहो वो किसकी है? तो वाकपति मुंज की रचना, वाकपति की है। और वहीं पे बिल्लर ने क्या किया है? विक्रमांक देव चरित की रचना किया है। ये याद रखिएगा। आगे देखते हैं, 16 नंबर, महाभाष्य के बारे में पूछा गया था। महाभाष्य के रचयिता थे। महाभाष्य के रचयिता थे तो आंसर क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। पतंजलि थे। अभी हमने ऊपर इसको देखा था। महाभाष्य के जो रचयिता कौन है? पतंजलि है। ये याद रखिएगा। आगे देखते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन है, 2 अश्वमेध यज्ञ निम्न में से किसने संपन्न किया? 2 अश्वमेध यज्ञ निम्न में से किसने संपन्न किया? समुद्रगुप्त ने, पुष्पमित्र शुंग ने, दशरथ ने या स्कंद गुप्त ने? तो 17 का जो आंसर है बी सही हो जाएगा दोस्तों।
पुष्पमित्र शुंग ने किया था। पुष्पमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ किया था। ऑप्शन बी आपका सही है। व्याख्या देख लेते हैं। अयोध्या के लेख से पता चलता है कि पुष्पमित्र ने 2 अश्वमेध यज्ञ किया। इसने संपन्न कराने का श्रेय जो है, इसे संपन्न कराने का जो श्रेय है वो पतंजलि को जाता है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं तो कालिदास की कृति मालविकाग्निमित्रम से 1 अश्वमेध के बारे में जानकारी मिलती है। कालिदास की रचना जो है मालविकाग्निमित्रम से 1 अश्वमेध यज्ञ के बारे में जानकारी मिलती है। इस संदर्भ में कालिदास कहते हैं कि अश्वमेध यज्ञ की रक्षा का भार पुष्पमिति के पौत्र वसुमित्र ने ग्रहण किया था। पुष्पमित्र शुंग ने अशोक के कालीन सांची के महास्तूप की काष्ठ वेदिका के स्थान पर पसार वेदिका निर्मित करवाई थी, मतलब पत्थर की वेदिका। आगे भरथुआ स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। भरहुत स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था, लेकिन इसकी पसार वेदिका तथा तोरण का निर्माण शुंगों के काल में हुआ था। इसकी खोज अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सबको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन है, मनुस्मृति की रचना किस वंश के काल में हुई? मनुस्मृति की रचना किस वंश के काल में हुई? मौर्य वंश के काल में हुई, सातवाहन के काल में हुई, शुंग वंश के काल में हुई या कुषाण के काल में हुई? तो 18 का सी हो जाएगा दोस्तों, शुंग वंश के काल में हुई। जो मनुस्मृति की रचना है, जिसकी रचना मनु ने किया था, मनुस्मृति की रचना, और किसके काल में की गई है? तो शुंग वंश के काल में की गई है, ये भी याद रखिएगा। व्याख्या देख लेते हैं। स्मृति हिंदू धर्म की कानूनी ग्रंथ है। जो स्मृतियां हैं हिंदू धर्म की कानूनी ग्रंथ है। इसका संकलन विभिन्न कालों में हुआ है। मनुस्मृति की रचना मौर्योत्तर काल युग में शुंग काल में हुई। मनुस्मृति के अनुसार स्त्री धन पर माता के बाद पुत्री और उसके बाद बहुओं का अधिकार होता है। मनुस्मृति में जो स्त्री धन है उसके स्त्री धन पर पहले क्या है, माता का अधिकार होता है, उसके बाद पुत्रियों का, और उसके बाद जो है बहुओं का अधिकार था। विधवाओं के लिए मुंडन की प्रथा का उल्लेख है। विधवाओं के लिए क्या है, मुंडन का प्रथा क्या है, उल्लेख है। मनुस्मृति के भाष्यकार मेधातिथि, इसके बाद है कुल्लुक भट्ट, गोविंद राज और भारुच थे। जो मनुस्मृति के भाष्यकार हैं, भाष्यकार उसमें नाम आता है किनका किनका, तो मेधातिथि का, कुल्लुक भट्ट का और गोविंद राज का और भारुचि का नाम आता है, जिन्होंने इस पर भाष्य लिखे हैं। याज्ञवल्क्य ने विधवा को समस्त उत्तराधिकारियों में प्रथम स्थान दिया है। याज्ञवल्क्य ने विधवा को समस्त उत्तराधिकारियों में क्या है, प्रथम स्थान दिया है। याज्ञवल्क्य स्मृति ने स्त्रियों की सर्वप्रथम संपत्ति का अधिकार प्रदान किया है। नारद स्मृति गुप्त कालीन स्मृति है। जो नारद स्मृति है वो गुप्त कालीन स्मृति है। इसमें नियोग प्रथा और स्त्रियों के पुनर्विवाह की अनुमति दी गई है। तो किस स्मृति में नियोग प्रथा और स्त्रियों को पुनर्विवाह की अनुमति दी गई है? तो वो नारद स्मृति में है, ये याद रखिएगा। देवल स्मृति पूर्व मध्यकालीन स्मृति है। इससे मूलतः विधि विषयक नहीं माना जाता है, क्योंकि इसमें उन हिंदुओं को पुनः हिंदू धर्म में शामिल करने का विधान मिलता है जिन्होंने मुस्लिम धर्म अपना लिया है। तो एक पूछा जाएगा क्वेश्चन कि वह कौन सी स्मृति है जिसमें हिंदुओं को पुनः हिंदू धर्म शामिल करने का विधान मिलता है, जिन्होंने मुस्लिम धर्म को अपना लिया है। तो वो कौन सी स्मृति है? तो वो देवल स्मृति है, जो मध्यकालीन स्मृति है। आगे चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में यूनानी आक्रमण का उल्लेख है तथा यह भी पता चलता है कि यूनानी पाटलिपुत्र तक पहुंच गए थे? ऑप्शन ए है महाभाष्य, बी है गार्गी संहिता, सी है मालविकाग्निमित्रम, डी है मिलिंद पन्नो। तो 19 का जो आंसर है दोस्तों बी सही हो जाएगा। 19 बी कहेंगे, गार्गी संहिता। जो गार्गी संहिता है उस ग्रंथ से पता चलता है कि यूनानी जो है वो कहाँ है, पाटलिपुत्र तक पहुंच चुके थे। इसमें इसका वर्णन है गार्गी संहिता में। व्याख्या देख लेते हैं थोड़ा सा।
यवनों के आक्रमण का उल्लेख महाभाष्य, गार्गी संहिता और मालविकाग्निमित्रम में है। यवनों के आक्रमण का उल्लेख जो है महाभाष्य में भी है, गार्गी संहिता में ही और मालविकाग्निमित्रम में है, लेकिन पाटलिपुत्र तक पहुँचने का उल्लेख केवल गार्गी संहिता में ही है। गार्गी संहिता के युग पुराण खंड में यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है, जिसमें बताया गया है कि यवन आक्रांता, साकेत, पंचाल, मथुरा को जीतते हुए कुसुम ध्वज मतलब पाटलिपुत्र के निकट जा पहुँचे थे। तो इस तरह हम देखते हैं कि यवन का जो आक्रमण का उल्लेख वो महाभाष्य में भी मिलता है, गार्गी संहिता में भी मिलता है और मालविकाग्निमित्रम में भी मिलता है। लेकिन पाटलिपुत्र जो पहुँचने का वर्णन मिलता है कि यवन जो है पाटलिपुत्र तक पहुँच गए थे, उसका वर्णन सिर्फ केवल किसमें किया गया है, तो ये इस बात का जिक्र केवल गार्गी संहिता में किया गया है, इसलिए ऑप्शन आपका बी सही था। अन्य व्याख्या देखते हैं तो अन्य तथ्यों को देखते हैं तो गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है। महाभाष्य से पता चलता है कि यवनों ने साकेत और मध्यमिका को रौदा दिया था, माध्यमिका को रौद दिया था, चित्तौड़ को रौद दिया था। मालविकाग्निमित्रम के अनुसार अग्निमित्र के पुत्र वसुमित्र ने सिंधु नदी के दाहिने किनारे पर यवनों को पराजित किया था। मालविकाग्निमित्रम के अनुसार क्या है कि अग्निपुत्र जो है अग्निमित्र के पुत्र वसुमित्र ने सिंधु नदी के दाहिने किनारे पर यवनों को क्या किया था, पराजित किया था। अगला क्वेश्चन है आपका 20 नंबर है, मालविकाग्निमित्रम नाटक में विदिशा के शासक के रूप में वर्णित अग्निमित्र किस राजवंश से संबंधित था? इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर दीजिए। ऑप्शन ए मौर्य, बी ए शुंग, सी ए गुप्त, डी ए शक। तो आंसर क्या हो जाएगा? शुंग वंश से। तो मालविकाग्निमित्रम नाटक में विदिशा के शासक के रूप में वर्णित अग्निमित्र किस राजवंश से संबंधित थे? तो शुंग वंश से संबंधित थे, बी आंसर सही है। व्याख्या देखते हैं थोड़ा सा। मालविकाग्निमित्रम नाटक में विदिशा के शासक के रूप में वर्णित अग्निमित्र शुंग राजवंश से संबंधित है। यह महाकवि कालिदास का नाटक ग्रंथ है। इसमें शुंगकालीन राजनैतिक गतिविधियों का ज्ञान प्राप्त होता है। इससे पता चलता है कि पुष्पमित्र का पुत्र अग्निमित्र विदिशा का राज्यपाल था तथा उसने विदिशा को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया था। कालिदास यवन आक्रमण का भी उल्लेख करते हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं तो शुंग वंश को महर्षि पाणिनि ने भारद्वाज गोत्र का ब्राह्मण बताया है। शुंग वंश को महर्षि पाणिनि ने क्या बताया है? भारद्वाज गोत्र का ब्राह्मण बताया है। मालविकाग्निमित्रम में पुष्पमित्र के पुत्र अग्निमित्र को वैम्बिक कुल से संबंधित किया गया है। बौधायन स्रोत सूत्र से पता चलता है कि वैम्बिक काश्यप गोत्र के ब्राह्मण थे। तो फ्रेंड्स, ये थे आपके टोटल 10 क्वेश्चन और उनके व्याख्या। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करिएगा। मेहनत अच्छा लग रहा होगा तो जरूर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें दोस्तों, और जितना हो सके उतना ज़्यादा सपोर्ट करें। धन्यवाद साथियों, नमस्कार, शुभ रात्रि।